हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। नो डाउट पढ़ाई में व्यस्त हैं, ठीक है, ऐसे ही व्यस्त रहो। अब पढ़ते रहो। अब स्टार्ट हो चुका है क्लास 11th, तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम बायोलॉजी की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से लाइन वाइज चलेंगे 19 चैप्टर तक, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने आपको टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक भी बता दिया था। यहाँ तक मैंने कवर करा दिया था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पिछली क्लास में छूट गई थी, जो मैंने नहीं बताया था। तो वो पहले उसको इस क्लास में कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करने से पहले इतनी मेहनत करती हूँ मैं, एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप। क्या जाता है आपका, कुछ टैक्स नहीं कट रहा है तो कर देना, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी, मैंने आपको टैक्सोनॉमी बताया था कि सभी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही, इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी में ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग टैक्सा में, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और टैक्सोनॉमी से ही वर्ड निकल के आता है टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है एज अ ग्रुप, एज अ कैटेगरी। इतना मैंने आपको बता दिया था। अब उसके बाद अब जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है, इसके 4 पिलर होते हैं। एक कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ये मैंने आपको बता दिया था। इसको उस दिन मैंने डीप पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा। तो जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी होता है, इसके 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर पे ये टिका हुआ है कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं ना, इसको नहीं मानते, कि कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसको मानते हैं, बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। अब बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके मॉर्फोलॉजी को देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं, उसके सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसका ये देखते हैं कि जो बाहर इन्वायरमेंट है उससे उसका कैसा बिहेवियर है, वो किस यूज़ में आ रहा है। इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजी देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं ऑर्गेनिज्म का, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसका सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस, वो कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे हो रहा है। उसके बाद इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम ये देखते हैं कि जो बाहर इन्वायरमेंट है उससे उसका क्या कनेक्शन है, उसको किस यूज़ में किया जाता है, जैसे कि खाने के यूज़ में, या फिर मतलब हेल्पिंग यूज़ में, किसी भी नेचर में उसको कैसे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी और बेसिक ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते हैं तो वो इसको फॉलो करते हैं कि अब मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक तो सेम है, इसमें क्या फ़र्क है। बेटा इसमें बहुत फ़र्क है। जो टैक्सोनॉमी होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। अब ये जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी है इसमें 4 पिलर होते हैं, बट जो सिस्टमैटिक होता है ना, इसमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में होती है सारी चीज़ें। मतलब ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी कहीं से भी कर दो, एकदम सिस्टमैटिक अरेंज होती हैं सारी चीज़ें। तो सिस्टमैटिक थोड़ा और एडवांस वर्जन है। जैसे मैंने आपको बताया था iPhone 14, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max, मतलब Pro Max है, ये टैक्सोनॉमी का एडवांस वर्जन है। तो इसमें टैक्सोनॉमी को तो लिया ही जाता है, इस सिस्टमैटिक में टैक्सोनॉमी के भी कैरेक्टर देखे जाते हैं, टैक्सोनॉमी को भी देखा जाता है, उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड हो जाता है। अब मैंने बताया था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसे बोलते हैं कि मैं किसी ऑर्गेनिज्म से कितना मैच होती हूँ। मैंने बताया था जैसे मैं हूँ और कैट है, हम दोनों आपस में 70% अगर मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन होगा, सेम होगा, किसी कहीं ना किसी टाइम पे, ठीक है। तो इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक करते हैं टैक्सोनॉमी के साथ साथ। ये 4 कैरेक्टर्स तो होते हैं, 4 पिलर्स तो होते ही हैं इसमें, साथ में साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसको और ज़्यादा बेटर माना जाता है और बेस्ट, क्योंकि ये और एडवांस वर्जन हो गया, इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड हो गई, इससे हम और ज़्यादा आसानी से पता कर सकते हैं। अब देखो बेटा, एक NCERT में दिया गया हुआ है, जो हमारे लीनियस साहब थे, लीनियस जी का तो नाम सुना ही होगा ना, साइंटिस्ट जो थे, लीनियस साइंटिस्ट। उन्होंने एक बुक लिखी सिस्टेमा नेचुराe, ठीक है, एक बुक लिखी उन्होंने, लीनियस साहब ने। अब उन्होंने जो अपने बुक में ये सिस्टेमा वर्ड लिया है ना, उन्होंने ये सिस्टेमा इसी सिस्टमैटिक से ही लिया है। अब बेटा ये सिस्टमैटिक जो है ये किस वर्ड से है, ये कहाँ से आया, कौन से लैंग्वेज से सिस्टमैटिक जनरेट हुआ। ये लैटिन वर्ड से सिस्टेमा जनरेट हुआ, वहीं से इसको लिया गया है। वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। अब बेटा देखो, एक अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ये आपकी NCERT की लाइन है, तो इसको मैं समझा देती हूँ।
जो पहले पहले के टाइम पे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो पहले के टाइम पे लोग थे उन्होंने ऐसे क्लासीफाई किया, उसमें कोई भी साइंटिफिक रीज़न का कोई रोल नहीं है। उन्होंने अपने मन से उसके यूजेस के बेसिस पे उन्होंने अपने आप ही डिफाइन कर लिया। अब देखो उन्होंने इस तरीके से यूज़ किया कि हमारे नेचर में कौन सी चीज़ें खाने की यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ें हमारी हेल्प में यूज़ आ रही है, मतलब वो अपने यूजेस के बेसिस पे उन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बना लिया था अपने आप। जैसे कि अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई प्लांट है, वो हमारे खाने में यूज़ हो रही है तो उसको खाने की कैटेगरी में, वो दवाई मेडिसिन में, ऐसे ही करके उन्होंने ऐसे ही डिफाइन कर लिया। उसमें साइंटिफिक कोई भी रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्होंने यूजेस के बेसिस पे डिफाइन कर लिया। उसको बोला जाता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अब बेटा इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बट कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आता ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा। देखो आप इसको पढ़ो, नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज एडेड टू। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको नोमेनक्लेचर समझा रखा है, तो आप मुझे ये बताओ कि जो नोमेनक्लेचर में नेमिंग वगैरह होती है ना, वो कब पॉसिबल हो सकती है। हम उसको कैरेक्टराइजेशन तो कर लेते हैं, हम उसको देख के ये तो बता देते हैं इसके क्या कैरेक्टर हैं, उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि उसको वो किस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, किस ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता है, उसके बाद ही तो हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। तो बेटा इसका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब हम उसको पहले उसके कैरेक्टर को देखते हैं, कैरेक्टर के बाद जब उस कैरेक्टर को चेक कर लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई ही तो करेंगे ना कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये किस ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, कहाँ तक सिमिलर है, तभी तो उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे ना, तब क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप में डिवाइड करेंगे। उसके बाद नेमिंग वगैरह ये सब तो लास्ट में होता है, बाद में होता है ना। तो पहले हम कैरेक्टर चेक करने के बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म का नाम तक पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको कैरेक्टर को देखने के बाद उसको हम आइडेंटिफाई ही तो करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे ये ऑर्गेनिज्म मैंने फाइंड किया, मैंने सर्च किया, साइंटिस्ट हूँ मैं, जैसे मैंने ये फाइंड किया तो मैं पहले इसके कैरेक्टर को देख लूँगी, उसके बाद आइडेंटिफाई करूँगी ना ये किससे सिमिलर है, तभी तो मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किससे सिमिलर है, उसके बाद मैं उसके कैरेक्टर्स मतलब क्लासीफाई करूँगी, ग्रुप वाइज रखूँगी, तभी तो पता चलेगा जो सेकंड ऑर्गेनिज्म जिससे मैं इसको मैच कर रही हूँ वो किस ग्रुप में रखा गया है, कैसे कैसे अरेंज है, तब इसको अरेंज करूँगी ना। पहले कैरेक्टर्स देखने के बाद आइडेंटिफाई करूँगी, इस वजह से इसका आंसर आइडेंटिफिकेशन होगा। और बेटा इसको आप याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, ये एज इट इज़ लाइन है, एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे ना। ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ, दूसरा स्लाइड बना के लाती हूँ, फिर बताती हूँ। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, मैंने अब बता दिया जो पिछली क्लास में मुझसे छूट गया था, मुझे लगा ये बताना चाहिए, बच्चों को डाउट हो सकता है, तो मैंने आज बता दिया। अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, आज वाले कार्यक्रम को अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी हायरार्की। अब बेटा जब कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके नाम को पहले समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने टैक्सोनॉमी आपको अभी जल्दी समझाया, तुरंत समझाया। ये बताओ टैक्सोनॉमी का मतलब, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, किसी ग्रुप में रखना, डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन ये होता है। और हायरार्की का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस, अरेंजमेंट, मतलब अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड तो कर लिया लेकिन उसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे 1 to 10 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये सीक्वेंस हुआ। अब हम इसको उल्टा भी आ सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो हायरार्की होती है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, बट हायरार्की का मतलब सीक्वेंस, एज अ सीक्वेंस या अरेंजमेंट, ठीक है। अब बेटा जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है इसके मेन 7 कैटेगरी होते हैं। वैसे तो हम और भी कैटेगरी बना सकते हैं खुद, लेकिन जो 7 कैटेगरी है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये मेन एज इट इज़ 7 स्पेसिफिक सीक्वेंस में होते हैं। जो 7 कैटेगरीज होती है उसको एक सीक्वेंस में रख रखा है, जैसे 1 to 10 10 to 9, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, नो मैटर। तो ऐसे ही ये भी है स्पेसिफिक सीक्वेंस, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। देखो अब इसके 7 कैटेगरी कौन से हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। अभी जो फाइलम और डिवीज़न है ना, ये एक प्लांट के लिए, एक एनिमल के लिए। ये डिवीज़न जो है वो एनिमल के लिए है, नहीं बेटा गलत बता दिया, सॉरी।
ये जो फाइलम है ये एनिमल के लिए है और जो डिवीज़न है ये प्लांट के लिए है। ठीक है, इसकी जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये जो फाइलम है और डिवीज़न ये दोनों एक ही जगह पे होता है, बट फाइलम यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, डिवीज़न यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिक्रीजिंग। जब स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो कम हो जाएंगी और डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएंगे। और जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, डिफरेंसेस कम हो जाएंगे। जैसे हमारी जो स्पीसीज़ है, जैसे हमारा नाम है साइंटिफिक में होमो सेपियंस, स्पीसीज जो है वो सेपियंस है, तो जितने भी सेपियंस होंगे उनमें सब में सिमिलैरिटीज़ होगी। जैसे मैं हूँ, आप हैं, हमारी जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी आंखें यहाँ हैं, आपकी आंखें यहाँ हैं, कान मेरे यहाँ हैं, आपकी आंखों की जगह पे कान है, ऐसा तो नहीं है ना। ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जब हम स्पीसीज़ में रहते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे बहुत कम होती है। यहाँ पे डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, सिमिलैरिटीज़ कम होती है, और यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती है, डिफरेंसेस कम होते हैं। ये छोटी कैटेगरीज मिलके बड़ी कैटेगरी बनाती हैं, इसीलिए जो किंगडम है ये हाईएस्ट कैटेगरी है, जो स्पीसीज़ है वो लोएस्ट कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आता है। छोटी छोटी स्पीसीज़ मतलब छोटी छोटी कैटेगरीज मिलके ही किंगडम बनता है। बेटा ये जो रिलेटेड स्पीसीज़ होती है ये मिलकर जीनस बनाती है, रिलेटेड जीनस, फैमिली, मतलब एक जैसी स्पीसीज़ मिलकर जीनस बनाती है, एक जैसी जीनस मिलकर फैमिली, एक जैसी फैमिली ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फिर उसके बाद किंगडम। यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि हम सेपियंस जितने भी हैं हमारे फंडामेंटल बिल्कुल सेम है, हमारी एनाटॉमी सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरी अलग है और सामने वाला भी इंसान है लेकिन उसका अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज होती है, डिफरेंसेस डिक्रीज होती है, और यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होती है, डिफरेंसेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा, जीनस है जिसमें एक ही स्पीसीज है वो होता है मोनोटिपिक जीनस। जैसे कि होमो सेपियंस, होमो के पास सिर्फ एक ही स्पीसीज है, जैसे कि सेपियंस, आज के टाइम पे सिर्फ सेपियंस ही है, तो वो होता है मोनोटिपिक। पैंथेरा, लियो, पैंथेरा टिग्रिस है, ये सेम जीनस है, सेम जीनस की अलग अलग स्पीसीज है, तो ये होता है पॉलीटिपिक जीनस। एक जैसे जीनस मिलके फैमिली बनाते हैं। अब फैमिली जो होती है, फैमिली में प्लांट को रखने के लिए उसमें हम वेजिटेटिव भी देखते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर भी देखते हैं, दोनों देखना पड़ेगा। वेजिटेटिव मतलब स्टेम, रूट, लीफ, और रिप्रोडक्टिव फीचर मतलब फ्लावर। तो हमें ये दोनों चीज़ें इसमें देखना होता है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आपको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों देखना पड़ेगा फैमिली में प्लांट्स को रखने के लिए। फैमिलीज़ हैं ये मिलकर ऑर्डर बनाएंगे। अब इसमें क्या है, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो बेटा, जो स्पीसीज़ था इसमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और ये ऑर्डर एकदम बीच में आता है, इधर 3 इधर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको बीच की सिमिलैरिटीज़ मतलब बीच वाली सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि मान लो 100 प्लांट हैं, 100 में से अगर 50 सेम है, 50 सिमिलर है, तो उसको ऑर्डर में रख दिया जाएगा। 50 भी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट बीच वाला देखा जाता है, ना ही ज़्यादा सिमिलर और ना ही कम सिमिलर। ठीक है बेटा, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लो। ठीक है, ये कई सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते टाइम इसको मिस करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप बताओ, कैटेगरी में हजारों ऑर्गेनिज्म भरे हुए हैं, तो जिसको आप शक्ल से नहीं पहचान सकते कि ये दोनों थोड़े सिमिलर हैं तो एक में रख दें, बहुत कुछ देख के आप ये डिसाइड करते हो कि उसको सेम जगह पे रखना है या नहीं रखना। कैरेक्टर्स जो है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देख के हम नहीं रख सकते। तो इस एनसीईआरटी के लाइन का मतलब सिर्फ इतना है, जो बच्चे नहीं समझ पाते, और समझना तो छोड़ो मिस कर देते, उसको पढ़ते ही नहीं है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, और आप नोट्स की चिंता मत करो, मैं टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, टेलीग्राम की लिंक। तो कुछ स्टूडेंट्स को ना ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ जो सब याद करते हैं, मतलब सबको पता ही होता है जनरली। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। फाइलम और डिवीज़न एक साथ होता है, फाइलम एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, डिवीज़न प्लांट के लिए। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। सिक की तरफ आते आते मतलब स्पीसीज़ की तरफ आते आते सिमिलैरिटीज़ बढ़ जाती है, डिफरेंसेस कम हो जाती है।
किंगडम की तरफ जाते जाते सिमिलरिटीज़ कम हो जाती है, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। देखो बेटा, वो टेबल याद करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ जो कि छूट गई है। ये जो ट्यूबरोसम, मेलुंजीना और निग्रम है, ये तीनों सोलेनम जीनस की स्पीसीज़ हैं। ठीक है, ये जीनस सोलेनम बना लेती है, सोलेनम के हिस्सा है। और उसके बाद सोलेनम, पेट्यूना और धतूरा, ये तीनों आपस में मिलके सोलेनेसी फैमिली में एंटर कर लेते हैं। अब देखो बेटा, प्लांट में ये एसी जो है ना, ये एसी, ये प्लांट की फैमिली में आता है। ये लर्न करने की ट्रिक है एक, सोलेनेसी, कन्वल्वेसी, ऐसे ही बहुत सारे एसी होते हैं जो कि फैमिली में प्लांट्स की फैमिलीज होती है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो ट्यूबरोसम, मेलुंजीना और निग्रम, ये सोलेनम की स्पीसीज़ हैं। ये तीनों मिलकर सोलेनम जीनस बना लेती हैं। उसके बाद सोलेनम, पेट्यूना, धतूरा, ये तीनों आपस में मिलकर सोलिनेसी फैमिली में एंटर करती हैं। उसके बाद सोलिनेसी, कन्वल्वेसी आपस में मिलकर पॉलीमोनाइल्डेस, ये ऑर्डर है पॉलीमोनाइल्डेस, ये दोनों फैमिली मिलके ऑर्डर में एंटर करती है। ये पॉलीमोनाइल्डेस का फैमिली है, पॉलीमोनाइल्डेस ऑर्डर है इसका, इन दोनों का मिलके। उसके बाद जो पॉलीमोनाइल्डेस और रोजेल्स, ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में मिलके डाइकोट में एंट्री लेते हैं। मतलब कि डाइकोट इसकी क्लास है। ठीक है बेटा, उसके डाइकोट और मोनोकोट मिलके एंजियोस्पर्म में एंट्री लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलके प्लांटिंग में एंट्री लेते हैं। ये प्लांट का हिस्सा है। आपको एनसीईआरटी में प्लांट और एनिमल दोनों बता रखा है, थ्योरी वाइज लिख रखा है, ऐसे समझा नहीं रखा। बट ठीक है, वही मैं लाइन निकाल के लाई हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया होगा। जो ये ट्यूबरोसम, मेलुंजीना और निग्रम है, ये जीनस सोलेनम की स्पीसीज़ हैं। अब सोलेनम, पेट्यूना, धतूरा मिलके सोलिनेसी फैमिली बनाते हैं। अब सोलिनेसी, कन्वल्वेसी मिलके पॉलीमोनाइल्डेस ऑर्डर बनाते हैं। अब पॉलीमोनाइल्डेस और रोजेल्स मिलकर डाइकोट में एंट्री लेते हैं। अब डाइकोट एंड मोनोकोट मिलके एंजियोस्पर्म बनाते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मिलके प्लांट का हिस्सा। आपको दो चीज़ याद रखनी, एसपीटी, सोलेनम, पेट्यूना, धतूरा, ये तीनों जीनस मिलके सोलिनेसी फैमिली में एंट्री ले लेते हैं। और उसके बाद जो आपको रखना है पीसीएस, ये ट्रिक है। पीसीएस क्या हुआ, मतलब कि ये जो सोलिनेसी और कन्वल्वेसी मिलके पॉलीमोनाइल्डेस में एंट्री लेते हैं। तो पीसीएस आपको याद रखना है। और सोलिनेसी, ये सोलेनम, पेट्यूना, धतूरा मिलके सोलिनेसी फैमिली में एंट्री लेते हैं, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, मैंने आपको प्लांट के लिए समझा दिया, एनिमेलिया के लिए भी समझा देती हूँ। ठीक है, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंड रिटन नोट से टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। देखो बेटा, अब ऐसे ही एनिमल का भी टिग्रिस, पारडस और लियो, ये तीनों मिलके पैंथेरा में एंट्री लेते हैं। पैंथेरा इन तीनों का जीनस है। ठीक है, अब पैंथेरा और फेलिस मिलके फेलिडी फैमिली में। अब देखो, ये पैंथेरा मतलब होता है शेर और फेलिस मतलब होता है बिल्ली। ठीक है, अब जो शेर और बिल्ली है ना, वो आपस में बहुत ज़्यादा संबंधी है, आपस में एकदम रिश्तेदार, एकदम संबंधी है आपस में, क्योंकि इन दोनों की फैमिली फेलिडी ही है। फिर उसके बाद फेलिडी और कैनिडी मिलके कार्निवोरा ऑर्डर के हैं। ठीक है, कार्निवोरा में एंट्री लेते हैं। अब कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलके मैमेलिया में एंट्री लेते हैं। मैमेलिया क्लास है इन दोनों की। ठीक है, उसके बाद मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलके कॉर्डेटा में एंट्री लेते हैं। फाइलम, कॉर्डेटा इनका फाइलम है। अब कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, जो ये तीनों मिलके एनिमेलिया में लेते हैं। एनिमेलिया किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया के पार्ट है। आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ। टिग्रिस, पारडस, लियो, ये तीनों मिलके पैंथेरा में एंट्री लेते हैं। पैंथेरा इन तीनों का जीनस है। पैंथेरा और फेलिस मिलके फेलिडी में एंट्री लेते हैं। फेलिडी इन दोनों की फैमिली है, पैंथेरा और फेलिस। शेर और बिल्ली दोनों आपस में सगे संबंधी इसीलिए हैं क्योंकि फेलिडी इन दोनों की फैमिली है और ये दोनों सेम फैमिली में एंट्री लेते हैं। अब फेलिडी और कैनिडी कार्निवोरा में एंट्री लेते हैं। कार्निवोरा ऑर्डर है। कार्निवोरा और प्राइमेटा मिलके मैमेलिया में एंट्री लेते हैं। मैमेलिया जो है ये क्लास है। अब मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टाइल, ये तीनों मिलके कॉर्डेटा में एंट्री लेते हैं जो कि फाइलम है। हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइलम होगा। यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे थे तो डिवीज़न था।
ठीक है बेटा। अब कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ये तीनों एनिमिलिया में एंट्री लेते हैं। एनिमिलिया इन तीनों का किंगडम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये एनसीईआरटी में बहुत हार्ड दे रखा है, बट मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप समझ आ गया होगा। ओके, देखो बेटा, ये आपके बुक में एनसीईआरटी में लास्ट में टेबल दिया हुआ है। हमारा सारा टॉपिक खत्म हो गया, बस यही बचता है। मेरे मार्कर की इंक भी खत्म हो गई, जैसे तैसे तो मैंने ये लिखा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करूं या फिर ना ही करूं, तब भी आपको लर्न करना पड़ेगा बायोलॉजिकल नेम। जैसे जो मैन होता है ना, मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस। मैन मतलब जो हम लोग हैं, हम लोग होमो सेपियंस में आते हैं। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम। आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो इनके जीनस होते हैं, होमो सेपियंस का होमो, मस्का डोमेस्टिका का मस्का, मैंगीफेरा इंडिका का मैंगीफेरा और ट्रिटिकम एस्टिवम का ट्रिटिकम। ओके बेटा, तो आपको इतना समझ आ गया होगा जीनस। अब आती है फैमिली। जो ये एनिमल्स है ना, इसमें लास्ट में ए आ जाता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में ए आ जाता है। तो आपको याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा फैमिली में, ठीक है। मैन की फैमिली होती है होमिनिडी, फिर ऐसे ही इसमें मस्किडी होता है, ठीक है। ये लास्ट में ए आ जाता है एनिमल्स में, और प्लांट्स में ए आ जाता है। उसके बाद ऑर्डर, मैन का प्रिमेटा होता है, प्रिमेटा, और उसके बाद हाउस फ्लाई का डिप्टेरा, ठीक है। और इसका मैंगो का सेपेंडलेज, और इसका पोएल्स, वीट का। और क्लास, जो मैन होती है ना, उसकी क्लास मैमेलिया होती है, और हाउस फ्लाई इंसेक्ट होता है, तो इसकी क्लास इंसेक्टा, ठीक है। और जो मैंगो की क्लास होती है वो डाइकोटाइलिडेन होती है, और इसकी वीट की मोनोकोटाइलिडेन होती है। अब आपको इसमें भी याद करने में थोड़ा इजी होगा। लास्ट में देखो ONE आ रहा है, ठीक है, ONAE, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद फाइलम और डिवीज़न। फाइलम उसके लिए यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, डिवीज़न प्लांट्स के लिए। अब इस पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो कॉर्डेटा, इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है मैन का। हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा, मैंगो का एंजियोस्पर्म, वीट का भी एंजियोस्पर्म, ठीक है बेटा। अब आप इसको याद कर लेना। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया। मेरा मार्कर भी ख़त्म हो गया और बहुत गर्मी लग रही है आज, बट ठीक है, मैंने आपको तब भी कवर करा दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सब कुछ। अब आपको सिर्फ एनसीईआरटी लर्न करनी है, रिवाइज करनी है, रीड करनी है। उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस डालूंगी, वो आपको सॉल्व करना है। आपको ये देखना है क्या आपको समझ आ रहा है, कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही लाइन पे। नहीं हो रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है बेटा। तो आपका सारा खत्म हो गया, पूरा फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड एंड हो गया, समाप्त, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। और आप लाइक कमेंट करके जाना, छोटा सा लाइक कमेंट से आपका कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपकी हेल्प हुई हो, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।